दोस्तों, आपने मेरी इस कहानी को बहुत प्यार दिया है, थोड़ा और दीजिए। क्यों, आज मैं आपके लिए इसके आगे की कहानी ले आई हूँ। हुकुम सा क्या जानवर है? उनकी पत्नी हूँ मैं, और वो अपनी पत्नी के साथ ऐसा कर रहे हैं। क्यों? क्या उनके लिए पैसा उनकी पत्नी की आबरू से भी बढ़कर है? शगुन ने रोते हुए सवाल किया। तेजा ने उसे जवाब देते हुए कहा, वो पैसों के आगे कुछ भी नहीं देखते हैं। बोला था मैंने, आपको इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। आपको सिर्फ उन पैसों के बारे में सोचना चाहिए जो आपको हुकुम सा को देने हैं। उसकी बात सुनकर शगुन ने कुछ सोचते हुए सवाल किया, भाई सा, क्या आप मेरी एक छोटी सी मदद कर सकते हैं? फिर से भाई सा? कितनी बार बोला है, आप मुझे भाई सा मत बोला कीजिए। तेजा ने उसकी बात काटते हुए मुंह बनाकर बोला। उसकी बात सुनकर शगुन को अजीब सा लगा। सुहाग रात के बाद उसका भी मन नहीं करता था कि वो तेजा को भाई सा बोले, क्योंकि उस रात उसके साथ तेजा जो था, पर वो अपने रिश्ते नाते भूल तो नहीं सकती थी। तेजा उसके काकू सा का बेटा था, इसलिए वो उसको भाई सा ही बुलाया करती थी। तेजा ने उसको चुप देखकर थोड़ा सहज भाव में कहा, देखिए, आप मेरी बहन थी, लेकिन अब आप मेरी हुकुम रानी सा है। जानता हूँ कि हुकुम सा अभी आपको वो हक नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप हो तो हुकुम रानी सा ही ना, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप मुझे भाई सा मत बोला कीजिए। मैं कोई हुकुम रानी सा नहीं, और ना ही मुझे हुकुम रानी सा बनना है। आप मेरे काकू सा के बेटे हैं, यानी भाई सा, और हमेशा भाई सा ही रहेंगे। आपके साथ मेरे जैसे भी संबंध बने हैं, ये रिश्ता नहीं बदलेगा। शगुन ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। उसकी बात सुनकर तेजा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आप इस बारे में हुकुम सा से बात करके मुझे जो बोलना है बोल लीजिएगा। क्या मतलब हुकुम सा से बात करके? आपको जो भी बोलना है बोलूं। अब हुकुम सा क्या मेरे बोलने चालने के तरीके को भी कंट्रोल करेंगे? ये तो हद हो गई। शगुन ने मुंह बनाते हुए कहा। तेजा ने मुस्कुराते हुए उसकी बात का जवाब दिया, वो आपके पति हैं। आपको क्या करना है या क्या नहीं, ये सब अब उनके कंट्रोल में होगा। आपको बस उनके हिसाब से हर फैसला लेना है। ये सब आपके लिए ही अच्छा होगा, मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। आपको तो सब पता है मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। मुझे हुकुम रानी सा के पद और सबसे आज़ादी चाहिए। मुझे एक कंपनी में जॉब मिल गई है, पर मुझे वहाँ काम करना सही नहीं लग रहा। शगुन ने उसे जवाब देते हुए कहा। उसकी बात सुनकर तेजा ने झट से सवाल किया, क्यों ठीक नहीं लगा आपको? किसी ने कुछ बोला क्या आपको? बोला है तो बता दीजिए। उसकी हड्डियां भी नहीं मिलेगी किसी को, उसे ऐसी जगह भेज दूंगा मैं। ये सुनकर शगुन ने मन में कहा, ओ गॉड, भाई सा गुस्सा हो गए हैं। अब इन्हें कुछ भी बताया तो कहीं ये कोई गड़बड़ ना कर दे। नहीं नहीं भाई सा, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, पर मुझे उस कंपनी के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिल रही थी, इसलिए पूछ रही थी क्या मुझे उनकी नौकरी का ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। शगुन ने सामने से सवाल किया। उसका सवाल सुनकर तेजा ने मन में कहा, बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा, क्या सवाल पूछ रही है ये, और किस से पूछ रही है, इनको दोनों ही नहीं पता। भाई साहब, आप क्या सोच रहे हैं? ये देखिए, मुझे एसआर इंडस्ट्रीज में जॉब मिली है, पर इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। ये काफ़ी बड़ी कंपनी है और उसकी मेन ब्रांच यहाँ है, पर बाकी सब आउट ऑफ इंडिया है। शगुन ने ऐसा बोलते हुए अपना लैपटॉप तेजा को दिखाया, जिसमें एसआर इंडस्ट्रीज के लोगों की तस्वीर थी। उसको देखकर तेजा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये कंपनी तो हुकुम सा के पार्टनर की कंपनी है। मैं भी कभी कभी काम के बहाने से यहाँ आता जाता रहता हूँ। चिंता मत कीजिएगा, हुकुम रानी सा कंपनी बहुत ही अच्छी है। आपको ये जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वैसे भी आपको पैसे चुकाने हैं तो नौकरी तो करनी ही पड़ेगी। शगुन उसकी बात मान गई और बोली, ठीक है भाई साहब, आप बोल रहे हैं तो मैं ये जॉब एक्सेप्ट कर लेती हूँ, लेकिन मुझे एक और हेल्प चाहिए। मुझे आपका फ़ोन नंबर और बैंक अकाउंट चाहिए। नंबर और बैंक अकाउंट क्यों? तेजा ने असमंजस में सवाल किया, जिसका जवाब देते हुए शगुन ने कहा, दीजिए तो आपको सब पता चल जाएगा। उसकी बात सुनकर तेजा ने कहा, औक लिखिए।
तेजा ने उसे बैंक डिटेल्स दी और फिर कमरे से बाहर चला गया। वो अभी बाहर निकला ही था कि उसे किसी अनजान नंबर से कॉल आया। उसने कॉल रिसीव करते ही कहा, हेलो जी, कौन? सामने से एक लड़की की गुस्से से भरी आवाज आई, कुत्ते, कमीने, हरामखोर। वो लड़की तेजा को गंदी गंदी गालियां दे रही थी। उस लड़की की आवाज सुनकर तेजा ने मन में कहा, अब ये कौन है? कौन है ये लड़की? क्या रिश्ता है इसका तेजा से? जानने के लिए बने रहिए। सामने से एक लड़की की गुस्से से भरी आवाज आई, कुत्ते, कमीने, हरामखोर। वो लड़की तेजा को गंदी गंदी गालियां दे रही थी। उस लड़की की आवाज सुनकर तेजा ने मन में कहा, अब ये कौन सी बला है जो मुझे गंदी गालियां क्यों दे रही? उसके फोन में से लड़की की फिर गुस्से से भरी आवाज आई, तुम अपने आप को समझते क्या हो? मेरी जान को परेशान करोगे तुम और मैं चुपचाप बैठी रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हारे हुक्म सा को। जानते नहीं हो तुम मुझे? मैं तुम्हें जानना चाहता भी नहीं। तुम्हारे जैसी बदतमीज लड़की मैंने कभी नहीं देखी। मैंने आज तक किसी जान को परेशान नहीं किया। तुम हो कौन जो मुझसे ऐसे बात कर रही हो? जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ? अगर जानती ना तो फोन करने से पहले 10 बार सोचती। मेरा नाम सुनकर लड़कियां डर से थर थर कांपती हैं। तेजा ने मुंह बनाते हुए उसे जवाब दिया, जिसे सुनकर वो लड़की फिर से गुस्से में बोली, मैं तो अपने बाप से भी ना डरती तो तुम क्या चीज हो? होंगी कुछ डरपोक लड़कियां जो तुम्हारे डर से थर थर कांपती होंगी, पर मैं डरपोक नहीं हूँ। मुझे तुम्हारे जैसे घटिया आदमी से डर नहीं लगता। तेजा ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन जो भी हो एक बार अगर मेरे सामने आ गई तो तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि फिर कभी ऐसे किसी लड़के को गालियां नहीं दे पाओगी। बदतमीज लड़की। उसने इतना बोलकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। वो अपना फोन देख ही रहा था कि तभी उसको एक नोटिफिकेशन आया। उसने जब नोटिफिकेशन खोलकर देखा तो उसमें उसके बैंक की ओर से एक टेक्स्ट मैसेज आया था। उसने जब उसे खोलकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके अकाउंट में अभी अभी 10 लाख क्रेडिट हुआ था। ये किसने किया? वो हैरानी से बोल ही रहा था कि तभी उसके फोन पर एक और नोटिफिकेशन आया, जिसे तेजा ने झट से खोल कर देखा। उसको उसी नंबर से टेक्स्ट मैसेज आया था जिसने उससे अभी अभी बात की थी। तेजा ने उस मैसेज को पढ़ा, मिस्टर तेजा रेजा या जो भी तुम्हारा नाम है, तुम्हारे हुक्म सा की पहली किश्त ट्रांसफर कर दी है मैंने। अब मेरी जान से दूर रहना। अगर उसके आसपास भी दिखे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैसेज पढ़ते ही तेजा की गुस्से से मुट्ठी भींच गई। वो गुस्से में खुद से बोला, ये बदतमीज लड़की मुझे धमकी दे रही है। तेजपाल सिंह राठी को धमकी दे रही है कौन ये जिसने इतने सारे पैसे मुझे एकदम से भेज दिए? तेजा इस बारे में कुछ देर सोच विचार करने लगा। अचानक से उसे कुछ याद आया और वो गुस्से में वहां से वापस शगुन के कमरे में गया। इस समय शगुन ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी हुई थी। वो अपना पल्लू उतार कर अपने बाल संवार रही थी। सिंपल कपड़ों में भी वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तेजा अंदर आते हुए गुस्से में कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरा नंबर इतनी घटिया लड़की को देने की? उसने बोलते हुए जैसे ही शगुन की ओर देखा उसका सारा गुस्सा हवा हो गया। शगुन अपनी जगह से उठकर उसको सवालिया नजरों से देखते हुए बोली, क्या हुआ भाई साहब? तेजा ने उसे जवाब देते हुए कहा, वो आपने मेरा नंबर किस पागल लड़की को दे दिया है? वो केसर ने आपसे कुछ बोला क्या भाई साहब? वो मुझे हुकुम सा को पैसे देने थे तो मैंने अपनी दोस्त से मांग लिए थे। वो दिल्ली में रहती है, इसलिए उसको आपके बैंक डिटेल्स दे दिए ताकि वो आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सके। शगुन ने उसकी बात सुनकर कुछ याद करते हुए जवाब दिया, जिसको सुनकर तेजा ने कहा, आपको ये पैसे हुकुम सा को देने थे ना कि मुझे? आपने मुझे ये पैसे क्यों दिए? क्योंकि मैं उस कमरे में जाकर हुकुम सा का सामना नहीं करना चाहती। मुझे डर लगता है उनसे और इस घर के हर मर्द से। शगुन बोलते बोलते मायूस हो गई। उसे ऐसे देखकर तेजा ने एक कदम उसकी ओर बढ़ाते हुए सवाल किया, क्या आपको मुझसे भी डर लगता है हुकुमरानी सा? शगुन ने उसको अपनी ओर बढ़ते हुए देखकर डर के मारे झट से अपने कदम पीछे ले लिए।
तेजा अपनी जगह पर रुक गया और अब उसे न जाने क्यों पर गुस्सा आ रहा था। तेजा ने गुस्से में मुट्ठी भींचते हुए कहा, आपको मुझसे या हुकुम सा से डरने की जरूरत नहीं है। हुकुम सा आपके पति हैं और उनकी इजाजत के बिना मैं या कोई अब आपके करीब नहीं जा सकता। अक्ष कोवर सा भी आपको उस नज़र से नहीं देखते हैं जिस नज़र से आप सोच रही हैं। देखिए, आप जाइए यहाँ से। मुझे अब आपसे कोई बात नहीं करनी और आप मुझे अपनी या इस घर में किसी और मर्द की सफाई मत दीजिए। आप ये पैसे हुकुम सा को दे दीजिएगा और बोल दीजिएगा अब मेरे साथ फिर से गलत हुआ तो मैं या तो पुलिस में चली जाऊंगी नहीं तो अपनी जान दे दूंगी। शगुन ने तेजा को रोकते हुए धमकी भरा जवाब दिया, जिसे सुनकर तेजा ने मुंह बनाते हुए गुस्से में कहा, इनमें से कोई भी कदम उठाने का सोचिएगा भी मत हुकुम रानी सा, वरना आपके माँ बापू सा के साथ क्या होगा ये आप सपने में भी नहीं सोच सकती। मेरे माँ बापू सा, आपको उनके बारे में पता है? मतलब मेरा शक सही था। हुकुम सा ने ही माँ बापू सा को गायब किया है। कितने बुरे हैं हुकुम सा, उन्हें क्या मुझ पर जरा सी भी दया नहीं आती? क्या गुनाह किया है मैंने जो वो मुझे ऐसी सजा दे रहे हैं? उसकी बात सुनकर तेजा ने कहा, आपको कुछ देर में रात के खाने के लिए बुलाया जाएगा, अब वहां जाकर कोई भी आनाकानी मत कीजिएगा। शगुन की आंखें नम हो गई थी। वो वहीं जमीन पर दीवार से सटकर बैठ गई। तेजा उसको एक नज़र देख कमर से बाहर चल गया। उसको जाते हुए देखकर शगुन रोने लगी। उसने रोते हुए खद से कहा, मुझे एक बार मेरे बच्चे का पता चल जाए उसके बाद मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगी। अंधेरे कमरे में व्हील चेयर पर बैठा शख्स शगुन के कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरा के जरिए शगुन को अपने लैपटॉप में देख रहा था। उस शख्स के चेहरे पर पड़ रही रोशनी से साफ पता चल रहा था कि उसने अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर कर रखा है। वो शगुन को रोते हुए देखकर अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर उसे छूते हुए बोला, तुझे मेरे सामने टूटना ही होगा। मैं यही चाहता हूँ तुम पूरी तरह टूट जाओ। क्या ये शख्स ही शौर्य है? क्या शगुन आजाद हो पाएगी? जानने के लिए बने रहिए। अंधेरे कमरे में व्हील चेयर पर बैठा शख्स शगुन के कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरा के जरिए शगुन को अपने लैपटॉप में देख रहा था। उस शख्स के चेहरे पर पड़ रही रोशनी से साफ पता चल रहा था कि उसने अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर कर रखा है। वो शगुन को रोते हुए देखकर अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर उसे छूते हुए बोला, तुझे मेरे सामने टूटना ही होगा। मैं यही चाहता हूँ तुम पूरी तरह से टूट जाओ। तेजा की बात सच निकली। कुछ देर बाद शगुन को एक नौकरानी खाने के लिए बुलाने आई, तो शगुन अपने आंसू साफ करके बिना कुछ बोले उसके पीछे पीछे डाइनिंग एरिया में आ गई। यहाँ पर पूरी फैमिली डिनर कर रही थी, बस तेजा को छोड़कर वो किचन में था। शगुन की नज़र जब तेजा पर गई तो वो उसके पास जाकर पूछते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हो भाई साहब? तेजा ने जवाब देते हुए कहा, हुकुम सा के लिए खाना लेकर जा रहा हूँ। शगुन ने देखा कि तेजा के इशारे पर एक नौकर ट्रे में बोल्स रख रहा था। वो कोई और सवाल करती कि तभी उसके पीछे से कावेरी की आवाज आई, बिंदनी तेजा ही है जो सुबह शाम शौर्य को खाना देकर आता है। कावेरी की आवाज सुनकर शगुन उसकी तरफ देखने लगी। कावेरी ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, बिंदनी शौर्य का बॉडीगार्ड, मैनेजर और केयरटेकर सब कुछ तेजा ही है। शौर्य सबसे करीब इसके ही है। ऐसा समझ लो कि शौर्य की परछाई है तेजा। उसकी बात सुनकर शगुन तेजा को देखते हुए मन में बोली, तेजपाल भाई सा हुकुम सा के लिए बहुत ही खास है। ये तो आप सबका बड़कपन है ठाकुरानी सा, जो मुझ जैसे सेवक को आप हुकुम सा की परछाई समझते हैं। इतना बोलकर तेजा खाने की ट्रे लेकर शौर्य के कमरे की ओर बढ़ गया। शगुन की नज़र अभी भी उसी पर जमी हुई थी, जिसे देखकर कावेरी ने शगुन को सहलाते हुए कहा, अरे बेटा तुम ऐसे क्या देख रही हो? क्या तुम्हें भी तेजा की तरह शौर्य के दिल में जगह बनानी है? कावेरी की बात सुनकर शगुन झेप गई। कावेरी उसके गाल पर हाथ रख कर बोली, एक दिन तुम भी ऐसे ही शौर्य के दिल में जगह बना लोगी। फिलहाल तुम चलो खाना खा लो। कावेरी शगुन को डाइनिंग टेबल पर ले गई। वो सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए। अगली सुबह आज शगुन की आंख जल्दी ही खुल गई थी।
क्योंकि उसने एक तो पिछली रात चैन की नींद ली थी, ऊपर से उसको आज ऑफिस जाना था क्योंकि उसने तय कर लिया था कि वो ये जॉब करेगी, इसलिए जॉब के पहले ही दिन वो लेट नहीं होना चाहती थी। वो उठी और रेडी होने वॉशरूम में चली गई। उसने आज लाइट पिंक कलर की साड़ी पहनी थी। उसने हमेशा की तरह अपने लंबे बालों को खुला छोड़ रखा था। उसने अपने माथे पर छोटी सी बिंदी, होंठों पर हल्की सी लाइट पिंक लिपस्टिक, कानों में सिल्वर इयररिंग्स, आंखों में काजल और हाथों में कावेरी के दिए हुए कंगन पहन रखे थे। उसने रेडी होकर खुद ड्रेसिंग मिरर में देखते हुए कहा, भगवान जी, मैं उन राक्षसों के ऑफिस में जॉब करने जा रही हूँ। अब आप ही मेरी रक्षा कीजिएगा। वहां पर अब मेरे साथ कोई भी उच्च नीच हरकत न हो बस। वो अपना हैंडबैग और जरूरी सामान लेकर ऑटो में ऑफिस के लिए निकल गई। वो जल्दी ही निकली थी, इसलिए घर वालों से उसकी कोई भी बात नहीं हो पाई थी, क्योंकि सब अभी अपने अपने कमरे में आराम कर रहे थे। एसआर इंडस्ट्रीज, शगुन को ऑफिस जाने से डर लग रहा था, पर अब उसने तय कर लिया था कि वो ये जॉब करेगी, तो उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और ऑफिस पहुंच गई। उसकी ऑटो ऑफिस की बिल्डिंग के सामने रुकी। शगुन ऑफिस के सामने वाले गार्डन में गई, जहां पर वीर अपने फुटबॉल से खेल रहा था। ऑफिस के बाहर से आने वाला हर आदमी उसे देख सकता था। शगुन भी जब आए तो उसे देखकर स्माइल करते हुए मन में बोली, ओ तो छोटे चैंप, आज फिर से ऑफिस आए हैं। वो अभी उसे देख ही रही थी कि तभी अचानक से उसकी नजर गई। वीर का फुटबॉल उसके हाथ से छूटकर पार्किंग एरिया की ओर जा रही सड़क पर चला गया है। 4 साल का वीर उसे लेने के लिए आगे बढ़ने लगा, पर उसका ध्यान इस बात पर नहीं गया कि उस सड़क से गाड़ियां गुजर रही थी। एक ऑफिस एम्प्लॉय अपनी गाड़ी लेकर पार्किंग एरिया की तरफ जा रहा था। वो ड्राइव करते हुए फोन पर बात कर रहा था, इसलिए उसका ध्यान सड़क की ओर आ रहे वीर पर नहीं गया। लेकिन शगुन ने ये सब देख लिया था, इसलिए बौखलाते हुए कहा, ओ गॉड, ये बच्चा तो सड़क पर जा रहा है। गाड़ी वाले का इस पर ध्यान भी है या नहीं? मुझे इसको बचाना होगा। वो इस बारे में सोचकर जल्दी से सड़क की ओर भागी। उसने देखा कि वीर का फुटबॉल सड़क के बिल्कुल बीचों बीच गाड़ी के सामने पड़ा था, जिसे उठाने के लिए वीर वहां पहुंच गया था। और उसके 2 सेकंड बाद शगुन उसके पास पहुंच गई। गाड़ी वाला सड़क की ओर बिना ध्यान दिए तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। नहीं, वीर! जिसे देख पहले शगुन चिल्लाई और फिर वीर को अपनी बाहों में भरकर उसके सामने आ गई। लेकिन गाड़ी उनको हिट कर पाती उससे पहले ही किसी ने उन दोनों को साइड में खींच लिया था। वो दोनों उस शख्स के साथ सड़क के एक किनारे जा गिरे। शगुन वीर के साथ उस शख्स के सीने पर जा गिरी थी। उस शख्स ने शगुन की कमर को अपनी बाहों में भर रखा था। शगुन ने गर्दन उठाकर उस शख्स का चेहरा देखा तो वो उसे देखती ही रह गई। इतना हैंडसम लड़का तो शायद उसने आज तक नहीं देखा था। वो उस लड़के को देख रही थी कि तभी वीर की नजर उस लड़के के चेहरे पर गई और वो चाहते हुए बोला, डेविल। उस लड़के के लिए ये नाम सुनकर शगुन ने कहा, डेविल? ये नाम तो मैंने सुना है। अरे हाँ, डेविल तो हुकुम सा को बोलते हैं लोग। तो क्या ये हुकुम सा है? क्या शगुन के सामने शौर्य आ गया है? क्या करेगी अब शगुन आगे? जानने के लिए बने रहिए। शगुन उस लड़के को देख रही थी कि तभी वीर की नजर उस लड़के के चेहरे पर गई और वो चहकते हुए बोला, डेविल। उस लड़के के लिए ये नाम सुनकर शगुन ने कहा, डेविल? ये नाम तो मैंने सुना है। अरे हाँ, डेविल तो हुकुम सा को बोलते हैं लोग। तो क्या ये हुकुम सा है? वो सोच में डूब गई थी। तभी उसके कानों में तेजा की तेज आवाज पड़ी, वीर। आवाज सुनकर उस लड़के ने शगुन और वीर से सवाल किया, आर यू बोथ ओके? शगुन ने हाँ में सिर हिलाया। उतने में वीर भी वहां आ गया। उसने उन तीनों को खड़ा होने में हेल्प की। उस लड़के का पूरा ध्यान शगुन पर था। शगुन अपनी साड़ी सेट कर रही थी। वो लड़का देखने में काफी अट्रैक्टिव था। उसकी हाइट तेजा से थोड़ी ज्यादा थी। उसको देखकर तो कोई भी लड़की अपना दिल उस पर हार बैठती। तेजा ने उस लड़के को देखते हुए सवाल किया, सर आप ठीक तो है ना? सॉरी, वीर की वजह से आप गिर गए। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी?
वो लड़का तो बस शगुन को निहार रहा था, इसलिए उसने तेजा को कोई जवाब नहीं दिया। तेजा उससे जवाब की उम्मीद कर रहा था कि तभी वीर उस लड़के को देखते हुए बोला, पापा, यू आर फॉरगेटिंग दैट ही इज अ डेविल एंड नथिंग कैन हैपन टू हिम, ही इज एब्सोल्युटली फाइन। तेजा ने वीर को देखकर उसे डांटते हुए कहा, वीर, ये क्या तरीका है अपने से बड़ों से बात करने का? और मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि खेलना होता है तो सेफ प्लेस पर खेला करो। ये कौन सा तरीका हुआ बीच सड़क पर खेलने का? तुम्हें कुछ हो जाता तो? उसकी बात सुनकर वीर का चेहरा उतर गया। शगुन का ध्यान भी उसकी ओर चला गया था। उसने तेजा को देखते हुए थोड़ा गुस्से में कहा, तेजपाल भाई साहब, क्यों डांट रहे हैं इतने छोटे से बच्चे को? इसको थोड़ी ना पता है कि कौन सी जगह सेफ है और कौन सी नहीं। She is right. He is too young to understand what is right and what is wrong. उस लड़के ने शगुन का साथ देते हुए तेजा को समझाते हुए ऐसा कहा। तेजा उसके सामने गर्दन झुकाकर खड़ा हुआ था। उसने उस लड़के से माफी मांगते हुए कहा, सॉरी सर। Apologize for your mistake later. First bring the man who was driving. उस लड़के ने तेजा को ऑर्डर देते हुए ऐसा कहा। तेजा उसकी बात मानकर जैसे ही पीछे मुड़ा, उसकी नज़र शगुन पर गई जो कि वीर से बात कर रही थी। शगुन वीर का मूड ठीक करने की कोशिश कर रही थी। शगुन घुटनों के बल वीर के पास बैठी हुई थी। तेजा और वो लड़का दोनों ही उन दोनों को देख रहे थे। शगुन ने वीर से कहा, अरे चैम्प, तुम क्यों सैड हो गए? तुमने थोड़ी ना गलती की है। गलती तो उस गाँव वाले की है। तुम तो बहुत ही छोटे हो। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक चीज देती हूँ, उसे लेकर तुम्हारे चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आनी चाहिए, समझे? वीर का चेहरा अभी भी मुरझाया हुआ था। शगुन ने अपने हैंडबैग से एक चॉकलेट निकाली, जिसे देखकर वीर चहकते हुए बोला, चॉकलेट? वो भी मेरी फेवरेट। ये तुम्हारी भी फेवरेट है, ये मेरी भी फेवरेट है, लेकिन अब ये तुम्हारी है, क्योंकि मैं तुम्हारे फेस पर ऐसे ही मुस्कान देखना चाहती थी। शगुन ने ऐसा बोलकर चॉकलेट वीर के हाथ में दे दी। उसको लेकर वीर खुश हो गया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी और तेजा के चेहरे पर भी अपने बेटे को देखकर मुस्कान आ गई थी। तेजा, मैंने तुम्हें कुछ कहा है। गो। तेजा के पीछे से उस लड़के की सख्त आवाज आई, जिसे सुनकर तेजा, शगुन और वीर तीनों उसे देखने लगे। उसकी गहरी काली आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी और वो गुस्से में तेजा को घूर रहा था। उसे देखकर एक पल के लिए शगुन झेप गई। उसने मन में कहा, शक्ल से तो हैंडसम है लेकिन अंदर से खड़ूस लग रहे हैं। वो वीर का हाथ पकड़े खड़ी हो गई। तेजा ने हाँ में सिर हिलाया और पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ गया। उस लड़के की नज़र तेजा को फॉलो कर रही थी। शगुन का ध्यान भी तेजा की तरफ था, पर वीर चॉकलेट खाने में बिजी था। तेजा पार्किंग एरिया में पहुंच गया था। उसने झट से वो गाड़ी ढूंढ ली जिससे वीर का एक्सीडेंट होने वाला था। उसे देखते ही उसका गुस्से में पारा चढ़ गया। उसने गुस्से में मुट्ठी भींचते हुए बोला, धीरज के बच्चे। तेजा धीरज को ढूंढते हुए उसको पुकारने लगा, धीरज, धीरज। दूसरी ओर धीरज को जब पता चला कि उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट वीर से होने वाला था, वो डर गया था। उसने गाड़ी वहीं पार्क की और वहां से छिपते छिपाते बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। वो एक पिलर के पीछे छुपकर तेजा की आवाज सुनते हुआ मन में बोला, हे भगवान, मुझे तेजा सर से बचा लो। इसने अगर आज मुझे पकड़ लिया तो ये मुझे छोड़ेगा नहीं। पकड़ लिया साले। अचानक से धीरज के कंधे पर किसी ने पीछे से हाथ रखा और तेजा की आवाज आई, जिसे सुनकर धीरज डर से कांपने लगा। उसने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। उसके पीछे आंखों में गुस्से के अंगारे लिए तेजा खड़ा हुआ था। उसे देखकर धीरज ने हाथ जोड़ते हुए कहा, सर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। बीवी से झगड़ा हुआ था, उसी से फोन पर बात कर रहा था, तभी ये सब हो गया। मुझे ना तेरी बीवी से कुछ लेना है और ना ही तेरे झगड़े से। मुझे मेरे बच्चे से मतलब है। आज तेरी वजह से उसे कुछ हो जाता ना तो मैं तुझे जिंदा जमीन में गाड़ देता। तेजा ने धीरज का कॉलर पकड़कर गुस्से में कहा, जिसे देखकर धीरज डर के मारे थर थर कांपते हुए बोला,
सॉरी तेजा सर, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। आप तो जानते हैं कि मैं वीर से कितना प्यार करता हूँ, इसलिए तो तू अपने पैरों पर मेरे सामने जिंदा खड़ा है। फिलहाल मैं तुमको कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सर तुम्हें बहुत कुछ करने वाले हैं, तो चुपचाप चलो। इतना बोलकर तेजा धीरज का कॉलर पकड़कर उसे खींचते हुए अपने साथ वहां से उस लड़के के पास ले आया। उसे देखते ही धीरज ने हाथ जोड़ते हुए कहा, सॉरी सॉरी सर, गलती हो गई। तुम? धीरज को देखकर शगुन ने हैरानी से कहा, ये सब तुमने किया? छी छी, शर्म नहीं आती आपको? आप एक बच्चे की जान लेने वाले थे। तेजा ने शगुन को देखते हुए सवाल किया, क्या आप धीरज को जानती हैं? आप दोनों एक दूसरे से मिल चुके हैं क्या? तेजा को पता था कि शगुन के साथ धीरज ने क्या किया था, लेकिन वो धीरज को तंग करने के लिए उसके सामने अनजान बन रहा था कि उसे तो जैसे पता ही नहीं है कि धीरज और शगुन की मुलाकात पहले हो चुकी है। धीरज को तेजा की हरकत पर गुस्सा आ रहा था। उसने एक नज़र गुस्से में तेजा को घूरा और फिर शगुन को देखकर बेचारा सा मुंह बनाते हुए कहा, मैम माफ कर दीजिए, गलती हो गई। फिर धीरज ने लड़के की ओर देखते हुए कहा, बॉस आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, प्लीज इस बार माफ कर दो। उस लड़के के लिए बॉस वर्ड सुनकर शगुन ने मन में कहा, ओह तो ये है इस कंपनी के बॉस मिस्टर SR। शगुन इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी उस लड़के यानी मिस्टर SR ने धीरज को देखते हुए कहा, तुम जानते हो ना, SR किसी को माफ नहीं करता, फिर भी गलती करके माफी मांगते हो। धीरज छोटा सा मुंह बनाते हुए उसे देख रहा था। SR ने धीरज को देखते हुए कहा, तुम्हें 4 साल का बच्चा दिखाई नहीं दिया था, अब अगले 1 महीने तक मुझे ऑफिस में जरा सा भी कचरा दिखाई नहीं देना चाहिए। पूरे ऑफिस की सफाई अगले महीने तक तुम करोगे। उसकी आवाज सुनकर धीरज ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, नहीं बॉस, ऐसी सजा मत दीजिए, इतनी बड़ी बिल्डिंग है हमारे ऑफिस की, मैं अकेले कैसे साफ करूंगा? ये सब तुम जानो, अगर तुम्हें अपनी सैलरी चाहिए तो स्वीपिंग कर देना, वरना भूल जाना 1 महीने की सैलरी, समझे? इतना बोलकर SR ने एक नज़र शगुन को देखा और वहां ऑफिस की ओर बढ़ गया। तेजा ने धीरज को देखते हुए शगुन और वीर से कहा, आप दोनों को अंदर चलना चाहिए, ये पनिशमेंट भुगत लेगा। धीरज रुआन सा मुंह बनाते हुए तेजा, शगुन और वीर को देख रहा था, जो कि उसे इग्नोर करके SR के पीछे पीछे ऑफिस के अंदर की ओर बढ़ गए थे। शगुन ने वीर का हाथ पकड़ रखा था। जैसे ही वो तीनों ऑफिस के अंदर एंटर हुए, तेजा ने वीर का हाथ पकड़कर शगुन से कहा, वीर को मैं देख लूंगा हुक्मरानी सा, आप जाइए, सर आपका वेट कर रहे होंगे। उसकी बात सुनकर शगुन ने कुछ याद करके उससे सवाल किया, तेजपाल भाई सा आपकी शादी हो चुकी है और मुझे बताया भी नहीं? ये लंबी कहानी है और आप पिछले 10 सालों से दिल्ली में पढ़ रही हैं, तो आपको इसके बारे में कैसे बता सकता था मैं? चलिए छोड़िए ये सब, आप सर के पास जाइए, आज आपकी जॉब का पहला दिन है, जॉब पर लेट सर पनिश भी कर देते हैं। तेजा ने शगुन को समझाया तो शगुन उसकी बात मानकर वीर की गाल पर किस करके वहां से लिफ्ट की ओर बढ़ गई और कुछ ही देर में वो टॉप फ्लोर पर SR के केबिन के बाहर पहुंच गई। SR अपने कैबिन में बैठा हुआ था, उसके हाथ में एक फाइल थी। शगुन ने पहले SR के कैबिन के अंदर जाने के लिए उसका दरवाजा नॉक करते हुए कहा, मे आई कम इन बॉस? कम इन मिस राठी, आप अपने ऑफिस के पहले ही दिन पूरे 2 घंटे लेट हैं, आपको इसकी पनिशमेंट मिलेगी। SR ने उसे देखे बिना ही जवाब दिया, जिसे सुनकर शगुन ने अंदर आते हुए मन में कहा, क्या पनिशमेंट? पर इतनी सी बात के लिए पनिशमेंट कौन देता है? मैं इनके सामने ही तो थी जब से ऑफिस आई हूँ। SR अपनी जगह से उठा और उसके करीब बढ़ते हुए बोला, मिस राठी क्या सोच रही हैं आप? वहां पर मैं और तेजा सब कुछ संभाल रहे थे, आप बेवजह वहां रुकी और अपना टाइम वेस्ट किया। टाइम की कदर ना करने के लिए आपको पनिशमेंट तो मिलेगी। शगुन को SR पर गुस्सा आ रहा था, पर वो अपनी मुट्ठियां भींचकर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। वहीं SR अचानक से उसके करीब आया और उसको बाजू से पकड़कर दीवार से सटा दिया। इस बार SR के हाथ ने शगुन के हाथ के खुले हिस्से को छुआ। शगुन ने झट से मन में कहा,
ये टच तो मुझे जाना पहचाना लग रहा है। उसने एसआर के हैंडसम फेस को देखते हुए गुस्से में कहा, ये आप क्या कर रहे हैं सर? ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं, पनिशमेंट है। तुम्हें पनिशमेंट मिलने वाली है। तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम मुझे अभी के अभी किस दोगी, जैसे तुमने वीर को दिया था, लेकिन गाल पर नहीं, होठों पर। इतना बोलकर एसआर तिरछा मुस्कुराने लगा। शगुन ने गुस्से में कुढ़ते हुए मन में कहा, ये भी राक्षस जैसे फीलिंग करवा रहा है मुझे। इतनी घटिया पनिशमेंट। होता कौन है ये ऐसा बोलने वाला? ऊपर से मुझे इसके करीब आने से ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे इसने मुझे पहले भी छुआ है। क्या हो रहा है मुझे? मिस राठी, आई सेड किस मी। अगर आप किस नहीं करेंगी तो आपको अभी के अभी इस जॉब से रिजाइन देना होगा, एसआर ने शगुन को धमकी देते हुए कहा। क्या शगुन करेगी अपनी मर्यादा पार? क्यों हो रहा है शगुन को एसआर के साथ ऐसा एहसास? क्या कारण है एसआर के ऐसे बिहेव करने का? जानने लिए बने रहिए। शगुन ने गुस्से में कुढ़ते हुए मन में कहा, ये भी राक्षस जैसे फीलिंग करवा रहा है मुझे। इतनी घटिया पनिशमेंट। होता कौन है ये ऐसा बोलने वाला? ऊपर से मुझे इसके करीब आने से ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे इसने मुझे पहले भी छुआ है। क्या हो रहा है मुझे? मिस राठी, आई सेड किस मी। अगर आप किस नहीं करेगी तो आपको अभी के अभी इस जॉब से रिजाइन देना होगा, एसआर ने शगुन को धमकी देते हुए कहा। शगुन ने उसके हाथों को झटकते हुए गुस्से में कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे बोलने की? मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ। आपको नौकरी देनी है तो दीजिए, वरना भाड़ में जाए आपकी नौकरी। वो जाने के लिए मुड़ी तो एसआर ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। शगुन को उसकी इस हरकत से उस पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, मेरा हाथ छोड़िए, मुझे जानबूझकर गुस्सा मत दिलाइए। मुझे आपकी बदतमीजी सहन करने का जरा सा भी शौक नहीं है। बोलने से पहले पूरी बात सुन लिया कीजिए। मैं तो आपको आजमा रहा था। इट्स योर टेस्ट मिसेस शगुन। मेरा एक असूल है कि मैं अपने आसपास कोई भी कैरेक्टरलेस इंसान देखना तक पसंद नहीं करता, जिसके दिल में मुझे जरा सी भी खोट नजर आती है। मुझे एक पल नहीं लगता उसे खुद से दूर करने में। इतना बोलकर एसआर ने उसका हाथ छोड़ दिया था, लेकिन शगुन का गुस्सा अभी भी सातवें आसमान पर था। शगुन ने गुस्से में मुंह बनाते हुए कहा, ये दूसरी बार है जब आप टेस्ट लेने के बहाने मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो। ये कोई तरीका नहीं किसी के कैरेक्टर को जज करने का। एसआर उसके चेहरे के हाव भाव को ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखें शगुन के चेहरे की मूवमेंट को नोटिस कर रही थीं। बात करते वक्त शगुन बार बार पलकें झपका रही थी। उसके चेहरे पर बालों की हल्की हल्की लटें उसके गोरे गोरे गालों को चूम रही थी। उसके कानों में पहने हुए झुमके उसकी गर्दन को चूम रहे थे। उसके गुलाबी होंठ शब्दों को मिश्री की तरह घोल रहे थे। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि एसआर उसके चेहरे से अपनी नजर ही नहीं हटा पा रहा था। शगुन उस पर बिगड़ रही थी। उसने बिगड़ते हुए कहा, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप खुद को किसी कमरे में बंद कर लीजिए। कमरे से कभी बाहर ही मत आइए, क्योंकि बाहर दुनिया भर में तो सब के सब कैरेक्टरलेस हैं ना। आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं कि जो भी आपके पास आएगा उसका कैरेक्टर खराब ही होगा। एसआर उसकी बात सुनते सुनते उससे दूर होकर बोला, आपका हो गया मिसेस शगुन, तो काम पर ध्यान दे। काम? मैं कोई काम नहीं करूंगी। मैं जा रही हूँ। मुझे ये जॉब नहीं करनी। शगुन मुंह बनाते हुए ऐसा बोली और वहां से जाने लगी तो एसआर ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, आपको सच में लगता है कि आप ऐसे नौकरी छोड़कर चली जाएंगी और मैं आपको जाने दूंगा? मेरा दूसरा असूल है कि अगर मुझे कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो कि हर तरह से परफेक्ट हो, उसे मैं अपने से दूर नहीं होने देता। दूर नहीं होने देते का क्या मतलब? शगुन ने असमंजस से सवाल किया, क्योंकि उसे एसआर की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। एसआर ने उसे जवाब देते हुए कहा, मेरा मतलब कि मैं उस एम्प्लॉय को जॉब छोड़कर नहीं जाने देता। आप मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। मेरी मर्जी ये जॉब करूं या ना करूं। शगुन ने मुंह बनाते हुए कहा।
एसआर ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, हमारे ऑफिस में किसी के साथ जबरदस्ती नहीं होती। आपने जब इस जॉब के लिए अप्लाई किया था तब हमारी कंपनी की तरफ से एक फॉर्म आपको भरने के लिए दिया गया था जिसमें ये बात साफ साफ मेंशन की गई थी कि आपको जब ये जॉब मिल जाएगी तो आप इसे अपनी मर्जी से नहीं छोड़ सकती। उसकी बता सुनकर शगुन असमंजस में पड़ गई। उसे देखकर एसआर ने मुस्कुराते हुए कहा, इतना क्या सोच रही हैं आप? आपने देखा नहीं था जो मेल आपको हमारी कंपनी की ओर से भेजा गया था? उसकी बात सुनकर शगुन ने झट से अपना फोन निकाला और उसमें अपना मेल बॉक्स खोलकर मेल चेक करने लगी और जैसे ही उसने वो मेल चेक किया जिसमें उसको कंपनी की ओर से मेल आया था कि वो सिलेक्ट हो चुकी है इस जॉब के लिए। जब उसने उस मेल को पूरा पढ़ा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि उसमें वही सब लिखा तो जो अभी अभी एसआर ने उसे बताया था। उसने बौखलाते हुए कहा, इसमें तो सच में लिखा है कि मैं ये जॉब अपनी मर्जी से नहीं छोड़ सकती। ये तो गलत है, आप ऐसे नहीं कर सकते। मिसेस शगुन, आपको जबरदस्ती हमने ये फॉर्म फिल नहीं करवाया था। आपने खुद से अपनी मर्जी से इसे भरा था। अब आपको अपने काम पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि जितना टाइम आपने बातों बातों में वेस्ट किया है इसके लिए तो आपको पनिशमेंट देना बनता है। एसआर ने उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए कहा। उसकी इस हरकत से शगुन ने डरते हुए अपने कदम पीछे ले लिए, जिसे देखकर एसआर ने मुस्कुराते हुए कहा, इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको फिर से ऐसी वैसी पनिशमेंट नहीं देने वाला मैं। आपको आपके काम की पनिशमेंट ही मिलेगी। शगुन उसकी बातों को सुनकर अंदर ही अंदर डर रही थी। उसने मन में कहा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है भगवान जी? घर में हुकुम सा और यहाँ ये एसआर द राक्षस, कहाँ फंसा दिया आपने? उसे ऐसे खोया हुआ देखकर एसआर ने कहा, इतना मत सोचिए, मैं एक बार जो बोल देता हूँ वो बोल देता हूँ। मेरे टेबल पर वो फाइल देख रही हो? उसने अपने टेबल की ओर इशारा किया। शगुन ने एसआर के टेबल की ओर देखा, वहां पर एक फाइल पड़ी हुई थी। उस फाइल को देखकर शगुन ने एसआर की तरफ देखते हुए सवाल किया, उसका क्या करना है मुझे? कल हमारी कंपनी की सोलंकी एंटरप्राइजेस के साथ मीटिंग है। एक बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट को लेकर डील होने वाली है। उस फाइल में उसकी सारी जानकारी है। आपको बस इतना करना है कि उसकी ऐसी प्रेजेंटेशन रेडी करनी है जिसे देखते ही वो डील हमें मिल जाए। एसआर ने उसे देखते हुए जवाब दिया। उसकी बात सुनकर शगुन ने हैरानी से कहा, सर, एक दिन में मैं ऐसे कैसे प्रेजेंटेशन रेडी करूंगी? ये सब आप जानो, मुझे तो बस उस कॉन्ट्रैक्ट से मतलब है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी को नहीं मिला तो आपकी इस महीने की पूरी सैलरी काट दी जाएगी। एसआर ने उसे जवाब दिया। ये सुनकर शगुन का मुंह उतर गया। एसआर ने सख्त लहजे में कहा, अब आप यहाँ खड़ी खड़ी टाइम वेस्ट मत कीजिए और जाए अपने कैबिन में और काम कीजिए। मुझे बस काम से मतलब होता है। उसकी बात सुनकर शगुन फाइल लेकर वहां से अपने कैबिन में चली गई। एसआर अपनी कुर्सी पर बैठ गया और सामने वाली दीवार से पर्दा हटा दिया। ये वही दीवार थी जिसके जरिए वो शगुन के कैबिन में झांक सकता था, लेकिन उसने वो दीवार पर्दे से छुपा रखी थी। शगुन अपनी कुर्सी पर बैठकर आराम से काम कर रही थी और एसआर उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी उसके कैबिन का डोर नॉक हुआ और तेजा की आवाज आई, मे आई कम इन सर? कम इन। एसआर ने उसे देखकर अंदर आने को कहा। तेजा ने अंदर आकर जब कांच वाली दीवार से शगुन को देखते हुए कहा, सर, आप उसके साथ कुछ ज्यादा ही सख्त हो रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना कि वो अच्छी लड़की है। मैं उसे बचपन से जानता हूँ। 10 साल से वो तुम्हारी आंखों से ओझल थी। उन 10 सालों में उसकी जिंदगी में क्या हुआ और क्या नहीं तुम्हें कुछ भी पता है? बोलो, एसआर ने सख्त लहजे में सवाल किया, जिसे सुनकर तेजा ने अपनी गर्दन झुका ली। एसआर ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं मैंने, अब किसी पर भी भरोसा करना आसान नहीं है। तुम अपनी ओर ही देख लो, तुम्हें यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा है। तुम उसकी तारीफें करके शगुन के भाई सा मत बनो। जानता हूँ सर, पर आप भी तो सोचिए कि एक ना एक दिन तो आपको उसके सामने आना होगा ना, उसको अपना असली चेहरा दिखाना होगा ना। आखिर कब तक आप पर्दे के पीछे छिप कर रहेंगे?
तेजा ने उसे देखते हुए सवाल किया। एसआर ने उसे जवाब दिया, अगले हफ्ते बीकानेर के हुकुमसा का जन्म दिवस मनाने के साथ साथ हुकुमसा राज्य अभिषेक भी होने वाला है। उस दिन से बढ़िया मौका क्या होगा असली चेहरा सबके सामने लाने का। उसकी बात सुनकर तेजा ने हाँ में सिर हिला दिया। एसआर को अचानक से कुछ याद आया, इसलिए उसने सवाल किया, वैसे वीर कहाँ है? उसको फिर से अकेला तो नहीं छोड़ दिया तुमने? वो ठीक है सर, उसे मैंने धीरज के पास छोड़ा है, तेजा ने उसे जवाब दिया। एसआर ने आगे कहा, कल जो मीटिंग होने वाली उसमें शगुन के साथ तुम जाओगे। मैं पर तेजा इससे आगे कुछ बोलने को हुआ तो एसआर ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम ही उसकी ज्यादा तारीफें कर रहे थे ना, अब उसके साथ जाओगे नहीं? उसने अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिलवाया तो उसके साथ साथ तुम्हारी भी इस मंथ की सैलरी काट दी जाएगी। अब जाओ, पहले वीर को देखो। उसकी बात सुनकर तेजा ने बेचारा सा मुंह बना लिया। वो मन में बोला, तेजा तुम्हारी हालत तो चक्की में पीसने वाले अन्न के दानों की तरह हो गई है, इन दोनों के बीच पिसते रहो। वो वीर को ढूंढने निकल गया। वो ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गया था लेकिन उसे वीर और धीरज नहीं मिल रहे थे। तेजा ने धीरज से चिढ़ते हुए कहा, ये कामचोर धीरज कहाँ मर गया? वो उसे ढूंढते हुए जैसे ही ऑफिस से बाहर लॉन में आया उसने देखा वहां भी कोई नहीं था। अब उसे वीर की चिंता होने लगी। ये धीरज और वीर कहाँ गए? वो उन्हें ढूंढ रहा था कि तभी किसी ने पीछे से उसके सिर पर डंडे से वार किया। तेजा अपने सिर पर हाथ रखते हुए चिल्लाया, आह! उसने अपना हाथ देखा तो उस पर खून लगा हुआ था। उसे देखते ही वो जमीन पर जा गिरा। कहाँ गया वीर? किसने किया है तेजा पर हमला? क्या होगा जब आएगा हुकुमसा सबके सामने? जानने के लिए बने रहिए। ये धीरज और वीर कहाँ गए? वो उन्हें ढूंढ रहा था कि तभी किसी ने पीछे से उसके सिर पर डंडे से वार किया। तेजा अपने सिर पर हाथ रखते हुए चिल्लाया, आह! उसने अपना हाथ देखा तो उस पर खून लगा हुआ था। उसे देखते ही वो जमीन पर जा गिरा। वो जमीन पर पीठ के बल गिरा था। उसकी आंखों के सामने एक लड़की हाथ में डंडा लिए खड़ी हुई थी। उस लड़की ने जीन्स, क्रॉप टॉप, टी शर्ट, हाथ में घड़ी और पैरों में स्नीकर्स पहने हुए थे। आंखों पर मोटा सा चश्मा, गोरा रंग, छोटे बाल जो उसके कंधों को भी नहीं छू रहे थे। गोलू मोलू सी 5 फीट 2 इंच लंबी लड़की उसको गुस्से में घूर रही थी। तेजा ने अपने सिर पर हाथ रखा और खुद को संभालते हुए खड़ा हुआ। उस लड़की को गुस्से में घूरने लगा, जिसे देखकर वो लड़की गुस्से में बोली, बकरे की दुम घूर क्यों रहे हो? कौन हो तुम? पागल वागल हो क्या? तेजा ने गुस्से में सवाल किया, जिसे सुनकर वो लड़की मुंह बनाते हुए बोली, मैं पागल नहीं हूँ, पर पागलों का इलाज करती हूँ। मैं पागलों की डॉक्टर हूँ। डॉक्टर हो तो मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मैं क्या तुम्हें पागल लगता हूँ? तेजा ने बोलते हुए अपनी पॉकेट से अपना रुमाल निकाला और उससे अपने सिर के घाव का खून रोकने की कोशिश करने लगा। वो लड़की गुस्से में बोली, पागल हो इसलिए तो तुम्हें मारा? कमीने कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जान के साथ बदतमीजी करने की? मेरी जान? उस लड़की के मुंह से ये शब्द सुनते ही तेजा ने गुस्से में मुट्ठी भींचते हुए कहा, तुम केसर हो ना, हुकुम रानीसा की दोस्त? केसर यानी उस गोलू मोलू सी लड़की ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, ओ तो तुम मुझे जानते हो। अच्छी बात है। शगुन ने बताया होगा ना कि मेरा नाम केसर है और वो मेरी जान, मेरी बेस्टी है। तेजा ने गुस्से में केसर को घूरते हुए कहा, तुम्हारी बेस्टी हो या कोई और, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम्हें तो अब मैं छोड़ूंगा नहीं। वो गुस्से में केसर की ओर लपका तो केसर ने झट से अपना घुटना मोड़कर उसकी टांगों के बीच अटैक किया, जिस कारण तेजा दर्द से कराहते हुए चिल्लाया, आह! उसे देखकर केसर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम और केसर को छुओ? इतनी हिम्मत तो मेरे बाप में भी नहीं थी, तो तुम किस खेत की मूली हो? तेजा अपने दर्द को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए बोला, ए पागल लड़की, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया था जो तुम ऐसे मेरे पीछे पड़ी हो? केसर का कोई कुछ बिगाड़ दे इतनी हिम्मत किसी में नहीं है, और तुम्हारे जैसे ताड़ के पेड़ में तो बिल्कुल भी नहीं है। तुमने मेरा नहीं पर मेरी जान का तो बिगाड़ा है ना।
उसके साथ तुमने एक भाई होकर जो किया है ना, भगवान की कसम मैंने तो अभी कुछ नहीं किया। अगर कुछ किया होता ना तो तुम न मेरे सामने खड़े नहीं होते बल्कि लेटे हुए होते, समझे। केसर ने अपने बालों में स्टाइल से हाथ फेरते हुए कहा। तेजा ने गुस्से में कहा, तुम मुझे धमकी दे रही हो? तुम्हें तो मैं। वो अभी बोल ही रहा था कि तभी उसके कानों में वीर की आवाज पड़ी, पापा। ये आवाज सुनते हुए तेजा ने उस तरफ देखा जहां से वीर धीरज के साथ उसकी तरफ आ रहा था। वीर ने हाथ में आइसक्रीम कोन पकड़ी हुई थी। उसको देखकर तेजा का सारा गुस्सा हवा हो गया। वीर ने तेजा के सिर में जब चोट देखी तो वो घबरा गया। उसने कोन वहीं फेंकी और वो तेजा को पुकारते हुए दौड़कर उसके पास आया। पापा, पापा, आप ठीक तो है ना सर? धीरज भी उसके पास आया। तेजा ने वीर को गोद में उठाते हुए कहा, कहाँ चला गया था? उसको देखकर वीर की आंखें नम हो गई थी और उसका गला रुंध गया था। तेजा के सिर से खून निकलकर उसके कपड़ों पर भी लग गया था। उन दोनों को देखकर केसर ने झट से डंडा साइड में फेंक दिया और मन में बोली, ये ताड़ का पेड़ इस क्यूट से बच्चे का बाप है? वीर ने तेजा के गाल पर हाथ रखकर रुधिर स्वर में सवाल किया, पापा आपको चोट आई है? किसने मारा आपको? तेजा ने उसके नन्हे से हाथ को किस करते हुए कहा, पापा गिर गए थे वीर, लेकिन अभी पापा ठीक हैं। धीरज ने तेजा की चोट देखकर मुंह बनाते हुए कहा, सर ये गिरने से लगने वाली चोट तो नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है किसी ने डंडे से आपको मारा हो। उसकी बात सुनकर तेजा ने एक नज़र केसर को गुस्से में घूरा और फिर धीरज की ओर देखते हुए बोला, बहुत ज्यादा जुबान चल रही है तुम्हारी, काबू में रखो इसे वरना मुझे इसे काटने में एक पल भी नहीं लगेगा, समझे। उसकी बात सुनकर धीरज का मुंह उतर गया। तेजा ने वीर की ओर देखा जो कि उसके सीने से लिपटा हुआ था। उसे देखकर तेजा ने धीरज से कहा, खड़े खड़े देख क्या रहे हो, जाओ डॉक्टर बुलाओ। औक सर जाता हूँ। धीरज इतना बोलकर वहां से जाने लगा कि उसकी नज़र केसर पर पड़ी तो वो उसे सवाल करते हुए बोला, आप कौन? केसर ने मुस्कुराते हुए कहा, माई सेल्फ केसर वर्मा, मैं शगुन की दोस्त हूँ। वो इसी ऑफिस में काम करती है। मुझे उससे मिलना है। क्या आप मुझे उसका पता बता देंगे? धीरज ने ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, आप किसी भी एंगल से शगुन मैम की दोस्त नहीं लग रही। वो कहाँ और आप कहाँ? ए एंगल के बच्चे, एंगल से तो तू भी इस ऑफिस का जूनियर मैनेजर नहीं लगता है। पर मैंने तुम्हें बोला नहीं ना? केसर ने झल्लाते हुए धीरज को जवाब दिया, जिसे सुनकर धीरज का मुंह उतर गया। केसर ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, मुझे ना ज्यादा एंगल ट्रायंगल मत सिखाओ। मेरा मैथ्स बहुत वीक है लेकिन फिजिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसा चांटा रसीद करूंगी ना तुम्हारे मुंह पर कि 2 दिन उठ नहीं पाओगे बेड से, समझे। उसकी बात सुनकर धीरज ने मन में कहा, मेरा टाइम ही खराब चल रहा है। आज सुबह किसका मुंह देखकर उठा था जो सुबह से जिसको देखो मुझे सुना कर चला जाता है। पहले बीवी, फिर बॉस, फिर तेजा सर और अब ये लड़की। हद है। अब यहाँ खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो मेरा? तेजा ने बोला, ना डॉक्टर को बुलाओ और मुझे पता भी बताओ शगुन का, समझे। केसर ने धीरज को डांटते हुए कहा। धीरज ने बेचारा सा मुंह बनाते हुए कहा, ऑफिस खत्म होने वाला है, शगुन जी यहीं आ जाएंगी। आप यहीं रुककर उनका वेट कर लीजिए, क्योंकि ऑफिस आवर्स में किसी को भी अपने गेस्ट से मिलने की परमिशन नहीं है हमारे ऑफिस में। उन्हें मिलने से पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। ये रूल हैं। इतने घटिया रूल्स कौन बनाता है? ये कोई ऑफिस है या जेल? केसर ने उस पर बिगड़ते हुए कहा। उन दोनों की बातों से तेजा का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था। उसने झल्लाते हुए उन दोनों से कहा, तुम दोनों को जरा सी शर्म नहीं आती? सिर दर्द कर रहा है मेरा। उसकी बात सुनकर दोनों चुप हो गए। तेजा ने ऑर्डर देते हुए कहा, धीरज तुम्हारे पास 10 मिनट हैं। डॉक्टर को लेकर मेरे केबिन में पहुंचो और तुम चलो मेरे साथ मेरे कैबिन में, वही मिल लेना हुकुम रानी सा से। केसर को भी उस पर गुस्सा आ रहा था, पर उसे शगुन से मिलना था, इसलिए वो उसके साथ चली गई। धीरज वहां से डॉक्टर को लाने चला गया। केसर पूरे रास्ते तेजा और वीर को देख रही थी। वीर तेजा के गले से लिपटा हुआ था।
उसकी आंखों में आंसू थे। वो तीनों तेजा के कैबिन में पहुंच गए थे। तेजा वीर को शांत करने की कोशिश कर रहा था। तेजा ने उसकी पीठ से हिलाते हुए कहा, बेटा कुछ नहीं हुआ, पापा को शांत शांत। इतने में धीरज डॉक्टर को अपने साथ लेकर वहां पहुंच गया और उसकी ड्रेसिंग करके वहां से चला गया। उसके जाते ही तेजा को एसआर का फोन आया। तेजा ने फोन पर बात करते हुए कहा, सर मैं आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप पापा? वीर ने उसका हाथ पकड़कर सवाल किया। तेजा ने उसे जवाब देते हुए कहा, बेटा सर बुला रहे हैं, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आया। वीर के मासूम से चेहरे को देखकर तेजा ने उसे प्यार से समझाया और केसर से कहा, तुम मेरे बेटे के पास ही रहना और इसका ध्यान रखना, समझी? केसर ने उसे गुस्से में घूरा जैसे कि वो उसे कच्चा खा जाएगी। तेजा एसआर के कैबिन में पहुंच गया था। एसआर के कैबिन में एसआर अपनी चेयर पर बैठा हुआ था, लेकिन वो कांच की दीवार से शगुन को देख रहा था। तेजा ने अंदर आते हुए कहा, मे आई कम इन सर? कम इन तेजा। ऐसा बोलकर जब एसआर ने तेजा की ओर देखा तो वो मुंह बनाते हुए बोला, ये तुम्हें चोट कैसे आई? आर यू ऑल राइट? यस सर, बस वो मैं वीर को ढूंढ रहा था, तभी मेरा पैर फिसल गया और ये चोट लग गई, पर अब मैं ठीक हूँ, तेजा ने एसआर को जवाब दिया। एसआर ने उसका कंधा से हिलाते हुए कहा, मेरे दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा हैं, पर जितने भी हैं सब मेरे लिए बहुत जरूरी हैं। सब में तुम पहले नंबर पर हो। मैं ठीक हूँ सर, आपने मुझे बुलाया था, क्या बात है? तेजा ने सामने से एसआर को सवाल किया। मैंने तुम्हें एक काम सौंपा था, वो हुआ कि नहीं? एसआर ने सामने से सवाल किया। सर आप चिंता मत कीजिए, आपका काम हुकुमसा के राज्याभिषेक से पहले हो जाएगा, तेजा ने जवाब दिया। एसआर उसे कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही ऑफिस का फायर अलार्म बजने लगा। उसकी आवाज सुनकर तेजा ने कहा, ऑफिस में आग लग गई। उसने झट से सिक्योरिटी को फोन किया। सामने से कॉल रिसीव होते ही आवाज आई, हेलो तेजा सर, आपके कैबिन में आग लग गई है। क्या? मेरे कैबिन में आग? वीर? तेजा उसकी बात सुनकर चौंक गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने बौखलाते हुए कहा, मेरा बेटा वीर? क्या वीर को बचा पाएगा तेजा? तेजा को कौन से काम के बारे में बता रहा था एसआर? क्या तूफान लेकर आएगी केसर शगुन और तेजा की जिंदगी में? कौन है केसर? जानने के लिए बने रहिए कहानी के साथ। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।